तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सोनी ने एक मोबाइल फ़ोन राजू को 10% के लाभ पर बेचा। राजू ने इसे आलोक को 5% की हानि पर बेच दिया और आलोक ने इसे सोहन को 20% के लाभ पर बेच दिया। यदि सोहन ने इसे 6,270 रुपये में खरीदा तो सोनी के लिए मोबाइल का क्रय मूल्य क्या होगा। कई सारे लोग इसे रेशो मेथड से करते हैं, पर मैं इसको आपको एक वन लाइनर तरीका आपको बताता हूँ, ठीक है, कैसे आपको सॉल्व करना है इसको, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा है, सोनी, आप लिख लीजिए एस, ठीक है। उसके बाद में सोनी ने कोई मोबाइल फ़ोन खरीदा होगा, फिर उसके बाद में राजू को 10% के लाभ पर बेच दिया। सोनी ने खरीदा और 10% के लाभ पर राजू को बेच दिया, तो कितने में बेचा गया होगा, लाभ होता है तो हम क्या करते हैं, 100 में जोड़ देते हैं, तो 110 में बेचा गया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में राजू ने क्या किया, इसे आलोक को 5% की हानि पर बेच दिया। 5% हानि मीन्स आपका 100 में से घटेगा तो कितना बचेगा आपका, केवल 95%, ठीक है, यह जाएगा आपका 100 और गुणा। उसके बाद में सोहन ने क्या किया, आलोक ने क्या किया, सोहन को 20% के लाभ पर बेच दिया, मतलब 100 में ऐड होगा तो ये हो जाएगा कितना, 120/100, ठीक है। अब बराबर में सोहन ने क्या किया है कि सोहन ने इसे 6,270 रुपये में खरीदा है, ठीक है। सोहन ने क्या किया है, इसे 6,270 रुपये में खरीदा है, तो हम इसे यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, 6,270 रुपये, ठीक है। अब वन लाइनर तरीके से इसका उत्तर निकलेगा, ठीक है। कैसे निकलेगा, आप इसे काट लीजिए, ठीक है। एक अब ये क्या हो रहा है, इसमें 11 का भाग जा रहा है, कैसे हमें पता चला, आप यहाँ पर देख लीजिए डिविजिबिलिटी रूल से, ठीक है, भाज्यता के नियम से आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें 11 का भाग जा रहा है, तो 11 से इसे काट लेते हैं, तो एक जीरो तो आपका एक कट जाएगा, 11 पौने होता है आपका कितना, 55, बचा आपका कितना, 7, और 11 सत्ते होता है कितना आपका, 57, ठीक है, 11 सत्ते होता है आपका 77, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये आपका कट जाएगा किससे, 19 से जाएगा ये आपका 5 बार, 19 से जाएगा ये आपका 3 बार, ठीक है। अब क्या होगा, अब आगे काट सकते हैं इसे, 3 से जाएगा ये आपका 4 बार, ठीक है। और क्या होगा कि एक जीरो से आपका एक जीरो कट गया, और 5 चौके कितना होता है 20, और 20 पंचे कितना होता है आपका 100, तो आपका जो उत्तर निकल कर आ गया वो आ गया कितना, 5,000। 1, 2 और 3, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक वन लाइनर तरीके से, किसी प्रकार की आपको रेशो मेथड नहीं लगानी है, जिस क्वेश्चन में जो मांगता हो आपको बस वो लगाना है, ठीक है। कुल मिला के आपको अपना समय बचाना है, वही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो आपने देखा होगा RWA का मॉक टेस्ट दिया था, ये आपका 16, मैं आपको बता दूं, ये आपका 16 मार्च 2025 का मॉक टेस्ट था, जिसके मेरे मार्क्स हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, 92 मेरे मार्क्स हैं, ठीक है। और इसमें जो मेरी रैंक आई है वो आई है आपकी कितनी, 9, और इसमें आप देख सकते हैं रीजनिंग में मेरे 25 के 25 राइट हैं, ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं, और मैथ में आप देख सकते हैं 15 में से 15 मेरे राइट हैं, और जीके की बात करें तो 46, 50 में से 46, और कंप्यूटर की बात करें तो इसमें 7 मिले हैं 10 में से, ठीक है। स्कोर बना है मेरा कितना, आपने देख लिया होगा, 92.5, ठीक है। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपके सामने ये ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, दिया गया है आपको, ठीक है, क्वेश्चन में किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% और 12% के क्रमिक दो डिस्काउंट के बाद उसे 9,504 में बेचा जाता है, तो उसका अंकित मूल्य हमें बताना है। ये सब आपके PYQs हैं, जो आपकी 2023 में भर्ती आई थी ना दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, ये सारे उसके PYQs हैं, ऐसे ही आपको पेपर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हम कुछ नए देखेंगे जो अभी 2024 में पेपर हुए हैं, उसके अपडेटेड क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। मैं आपको PYQs इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे ही उसी तरीके से, ठीक है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना था, 10%, हमें नहीं पता कितना था, ठीक है, तो अंकित मूल्य को मान लिया मैंने क्या, M, गुणा, अब 10% और 12% के क्रम में दो डिस्काउंट दिए गए, 10% का डिस्काउंट दिया गया यानी 90 में बेचा गया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में 12% का एक और डिस्काउंट दिया गया है, मतलब 88 में बेचा गया होगा, बटे में आ जाएगा आपका कितना, 100। उसके बाद में फाइनली कितने रुपए में बेचा गया है, वो बेचा गया आपका 9,504 रुपये में। बस कुछ नहीं करना, इसे काट लीजिए, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या हो सकता है, 9 4 13 और 5 में से ये आपका 11 से कट रहा है, कैसे, आप यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल भी चेक कर सकते हैं, 9,504 में से, ठीक है। 11 से जाएगा ये आपका 8 बार, और 11 से जाएगा ये आपका 8 बार, ठीक है, बचेगा आपका कितना, 70, ठीक है। तो 11 से जाएगा ये 6 बार, तो कितनी बार जाएगा, 11 से जाएगा ये 6 बार, फिर जाएगा आपका कितना, 11 चौके 44, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब फिर से इसे 11 से हम भाग कर देंगे, ठीक है, सॉरी 8 से भाग दे देंगे, 8 से जाएगा कितनी बार, 8 एकम 8, 8 और 8 तैयाँ कितना होता है, 64, 108 बार गया है, ठीक है। अब क्या होगा, अब एक जीरो से आपका एक जीरो ये कट जाएगा, और उसके बाद में आपका 9 से इसे काट लीजिए, 9 एकम 9 और 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, ठीक है। अब क्या होगा, 12 का गुणा 100 में हो जाएगा, 12 इंटू 100 और गुणा आपका 10, तो यह जाएगा आपका कितना, 12,000, 1 2 और 3, ठीक है। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं, कई सारी मेथड हैं, आप लोग जैसे भी करते हो, मैं जैसा सॉल्व करता हूँ, जैसा टाइम बचाने के लिए आपको वही तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, ये आपका है किससे, औसत से पूछा गया है, ठीक है, एवरेज से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा है, ठीक है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 63 है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है बताइए, ठीक है। अब आपको पता है यदि औसत दिया गया है तो ये मिड वाली वैल्यू होगी, मिड वाली वैल्यू होने वाली है, ठीक है। मतलब ये आपका 63 दिया गया है, तो इसके पहले भी आपकी कितनी, 1 2 और 1 2 2 2 अगल बगल आपकी संख्या रहने वाली है, तभी ये पूरी मिलाकर कितनी होगी, 5 संख्याएं होंगी। तो आप मुझे ये बताइए
यदि आपकी ये 63 है तो इससे पहले विषम संख्या कौन सी रही होगी, वो होगी आपकी 61, और 61 से पहले कौन सी रही होगी, वो रहेगी होगी आपकी 59, और 61 के बाद कौन सी संख्या होगी विषम संख्या, वो होगी आपकी 65, और 65 के बाद कौन सी विषम संख्या होगी, वो होगी आपकी 67। ठीक है, तो जो आपसे पूछा है वो यही पूछा है कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, तो वो है आपकी 67। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इमेजिन करके करना है आपको, आपको समझना है कॉन्सेप्ट को। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूँ, आपको मतलब एक बेहतरीन तरीका भी बता रहा हूँ। ठीक है, आप ऐसे ही सॉल्व करना है आपको अपनी परीक्षा में। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसका भी एक मैं गजब आपको मेथड बताता हूँ। ठीक है, कैसे करना है। 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 45 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। प्रत्येक वस्तु की बिक्री पर अर्जित लाभ प्रतिशत हमें बताना है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताया, इसकी टोपी उसकी सर। ठीक है, क्या करना होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या, MP। ठीक है, CP और MP का हम सबसे पहले रेशो बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपका CP और यहाँ पर आ जाएगा आपका MP। अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 45 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसे हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख लेंगे तो रेशो हमारा मिल जाएगा। यहाँ पर बोला है 32 SP बराबर 45 CP। ठीक है, अब इसका हम रेशो कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बताया, इसकी टोपी उसके साथ। ये आपका CP दिया गया है, CP के सामने कितनी वैल्यू दी गई है 32, तो बस CP का मान हो जाएगा आपका 32। ठीक है, अब यहाँ पर SP के कितना, SP के सामने कितनी संख्या दी गई है 45, तो SP का मान कितना हो जाएगा 45, इसकी टोपी उसके साथ। ठीक है, जब भी ऐसा रेशो निकालना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा आपका CP और ये आ जाएगा आपका MP। ठीक है, अब CP और MP का रेशियो कितना दिया गया है, मैंने आपको क्या बताया, इसके सामने जो संख्या दी गई वो ये है आपका 32 और ये है आपका कितना 45। अब कहना क्या चाहता है मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है, उसने लाभ पूछा है। अब आप ये सोचिए 32 की चीज़ यदि आपने 45 में बेच दी तो कितने का प्रॉफिट होगा, 32 की चीज़ को क्या किया 45 में बेच दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका कितना 32 और 45, 5 में से 2 गया आपका 3 और ये आ जाएगा आपका 13, मतलब 13 रुपये का आपने प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, अब 13 रुपये का प्रॉफिट कमाया किस पर है, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 13 रुपये का प्रॉफिट कमाया है, और कमाया किस पे जाता है, हमेशा आपका CP पे, गुणा में आ जाएगा आपका कितना 100। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा आपका 1300 बटे में आ जाएगा आपका कितना 32। ठीक है, तो आप इसे भाग करके देखिए, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। हम क्या करते हैं, इसे 4 का भाग देके देखते हैं। ठीक है, 4 से जाएगा कितनी बार 8 बार, और 4 से जाएगा ये कितनी बार, 4 तिया होता है आपका कितना 12। ठीक है, बचेगा आपका कितना 1, तो 4 दूनी 8, बचेगा आपका कितना 2, 4 पंचे होता है आपका कितना 20। ठीक है, 325 बटे 8 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, वो होती है आपकी, ये होता है इसका मान होता है आपका 40.625। ठीक है, ये होता है इसका मान। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, बाकी आपको करना ऐसे ही है। ठीक है, सॉल्व। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका LCM और SCF से दिया गया, थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको एक बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और उनके महत्तम समावर्तक का 12 गुना है। मतलब दो संख्या हैं, यदि LCM SCF का 12 गुना है, SCF यदि 1 है तो LCM कितना होगा 12, वही बोला ना, LCM जो है SCF का 12 गुना है। संख्याओं में से एक संख्या यदि 8 है और महत्तम समावर्तक और दोनों और लघुत्तम समावर्तक का योग आपका 52 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, इसे कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे क्या हम, LCM गुणा SCF बराबर, आपको पता होगा ये फॉर्मेट, A गुणा B। LCM गुणा SCF के बराबर होती है आपकी पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में बराबर होगा वो आपका राइट हैंड साइड में बराबर होने वाला है। ठीक है, अब क्वेश्चन में उसने बोला क्या है, यदि LCM उसके महत्तम समावर्तक का 12 गुना हो। ठीक है, यदि इसे मैं 12 मान लेता हूँ तो SCF कितना होगा, वो होगा आपका 1। ठीक है, प्रश्न अनुसार। अब उसने बोला क्या था, दोनों संख्याओं में से एक संख्या 8 है, तो पहली संख्या को क्या मान लिया मैंने 8, और गुणा में आ जाएगा आपका कितना B। ठीक है, अब उसने बोला क्या है, अब नीचे यहाँ पर हम वर्क करेंगे, उसने बोला दोनों महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का योग कितना दिया गया है 52। ठीक है, 52, जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं LCM और SCF यदि हम दोनों को जोड़ेंगे 12 और 1 13, इनका योग कितना बन रहा है 13, जबकि उसने क्या बोला है महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का योग 52 है। ठीक है, यहाँ से हमें मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसे हम कैसे करेंगे, यह आ जाएगा 12 प्लस 1 बराबर आपका कितना दिया गया है 52 प्रश्न अनुसार, तो 13 बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका 52, तो 1 की वैल्यू निकल कर आ गई कितनी 4। ठीक है, बस अब 4 का गुणा इसमें कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगी कौन सी संख्या थी। ठीक है, तो 12 का जब हम इसमें 4 का गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा कितना 12 चौके 48, और यह आ जाएगा आपका 4 बराबर में आ जाएगा आपका 8 गुणा 6। यहाँ पर मैं लाइन खींच दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ में कोई परेशानी ना हो PDF में। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस काटा पीटी मचाइए और आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 8 से जाएगा ये कितनी बार 6 बार। ठीक है, और क्या होगा कि आपका 8 छूं 48 हो गया। ठीक है, उसके बाद में आप क्या कीजिए, यहाँ पर ये आपका B लिखा हुआ है। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका B बराबर 6 गुणा कितना होता है आपका 24, 6 चौके 24 होता है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपको उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले हमने लिखा LCM और SCF का जो आपका गुणा होता है वो आपका पहली संख्या और दूसरी संख्या के बराबर होता है। ठीक है, ये तो आपको फॉर्मेट पता होगा। अब उसने क्या बोला, दोनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और उनके महत्तम समावर्तक यानी LCF का 12 गुना है।
यदि मैं एलसीएम को 12 मान लूँ तो एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। जब भी तो उसने बोला है कि आपका एलसीएम जो है एचसीएफ का 12 गुना है, ठीक है। अब उसके बाद में दोनों संख्याओं में से एक संख्या 8 है, तो हमने एक संख्या मान ली कितनी, 8। अब दूसरी संख्या हमें नहीं पता, तो हमने क्या मान लिया, बी मान लिया, ठीक है। अब उसने आगे क्या बोला है, महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ और एलसीएम का योग 52 है, प्रश्न अनुसार 52 है, जबकि हमारा योग कितना बन रहा था, 12 और 1 13। तो हमने क्या किया, 12 और 1 13 बराबर 52, एक बार और एक की वैल्यू निकाली तो क्या आ गया कितना, 4। 12 का गुणा 4 में किया तो कितना आ गया 48, और 1 का गुणा 4 में किया तो आ गया कितना, 4। अब यहाँ पर पहली संख्या तो हमारी पहले से 8 थी और बी हमें निकालनी थी, तो बी लिखा। अब 8 से ये 6 बार कट गया तो कितना बचा, 6। 6 का गुणा 4 में हो गया तो यहाँ पर आ गया कितना, 24, और बी बराबर हमारा 24 दूसरी संख्या निकल कर आ गई, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी अच्छा मतलब क्वेश्चन है, ये भी आपका बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, एक 210 मीटर लंबी ट्रेन जो 97 किलोमीटर की चाल से चल रही है, 79 किलोमीटर की चाल से उसी दिशा में चल रही 240 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन के पीछे आने और इसे पूरी तरह से पार करने में कितना समय लेगी, ठीक है। सबसे पहले जब कोई ट्रेन या आदमी समान दिशा में चलते हैं तो उनकी चाल जो है माइनस होती है। इसे मैं बोला है उसी दिशा में चल रहा है, मतलब इनकी जो चाल है वो आपकी माइनस होने वाली है, ये दोनों चीज़ें माइनस होंगी, ठीक है। और जब भी बोले कि विपरीत दिशा में आमने सामने चल रहा है तो उनकी चाल जो है वो आपकी प्लस होने वाली है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में SSC GD वाली प्रैक्टिस सेट में भी आपको कई बार बताया है, एक ही फॉर्मेट वो होता है आपका D बराबर S गुणा T। ये कैसा फॉर्मेट है अभी आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी दो ट्रेनें होती है ना, जैसे एक है 210 मीटर लंबी और दूसरी है 240 मीटर लंबी, इन दोनों की जो दूरी होती है वो हमेशा ऐड होगी, ठीक है। चाहे विपरीत दिशा में चले चाहे आपका समान दिशा में चले। इसकी जगह पर यदि आपका प्लेटफॉर्म होता या कोई सुरंग होती तो भी आपकी ऐड होती, ठीक है। लंबाई हमेशा ऐड करनी है आपको, ठीक है। आपको लंबाई हमेशा याद करनी मतलब ऐड करनी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका कितना 210 प्लस में आ जाएगा आपका कितना 240, ठीक है। बराबर में आपकी दोनों की चाल माइनस होगी 97 माइनस 79, ठीक है। ये आपकी दोनों की चाल माइनस होने वाली। अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है हमसे कि लगने वाला समय क्या होगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये आपको मीटर में दी गई है और ये आपको किलोमीटर में दी गई है, ठीक है। आपको दूरी मीटर में दी गई है और 4 किलोमीटर में दी गई है, तो इसे भी हम क्या करेंगे, और उत्तर भी आपको किस में पूछा है, आपको उत्तर भी पूछा है मीटर में पूछा है, तो इसे हम मीटर पर सेकंड में बदल देंगे। और जब भी मीटर पर सेकंड में बदलना हो आपको तो कुछ नहीं करना होता है, 5/18 से आप इसे गुणा कर दीजिए तो आपका उत्तर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका ऐड हो जाएगा, तो इन दूरी को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 240 और 10 250, और ये आपका आ जाएगा कितना 450, ठीक है। दोनों को ऐड किया तो आ गया कितना 450 बराबर में, और 9 में से 7 गया आपका बचा 2, और 9 में से 7 गया बचा आपका कितना 2, गुणा में आ जाएगा आपका 5/18, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा गलत हमने मतलब घटा दिया, ठीक है। इसे फिर से घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 17 में से आपका 9 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका 8, ठीक है। उसके बाद में 8 में से 7 गया बचा कितना आपका 18, दोनों की चाल आपकी माइनस हो गई और बटे में आ जाएगा आपका कितना 18, ठीक है। बस अब हमें क्या करना है, इसे हमें काट लेना है और हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। कैसे काटेंगे, 18 से आपका ये 18 चला गया और क्या करेंगे 5 से इसे काट लेंगे। 5 से जब हम इसे काटेंगे तो कितनी जाएगा, ये जाएगा आपका 90 बार, ठीक है। तो आपका 90 सेकंड उत्तर किस में आ गया आपका 90 सेकंड में, यही आपका समय होने वाला है, टाइम TIME टाइम, ठीक है। यहाँ पर आप टाइम लिख लेना, मैंने टाइम ऐड नहीं किया है, ठीक है। तो ये आपका निकल के आ जाएगा क्या, टाइम, ठीक है। ऐसे आपको सॉल्व करना है और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ये फॉर्मूला बस आप याद रखिए, आप विदिन 3 से 4 सेकंड में या आप सब कर सकते हैं। 3 से 4 सेकंड बोल रहा हूँ, मजाक की बात नहीं है, सब सच में आप कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। इसे पढ़ेंगे, क्या बोल रहा है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 700 है, ठीक है। आप कोई वस्तु खरीदने गए वो आपको 700 में मिल रही है, ठीक है। लेकिन आपको दुकानदार ने 20% के डिस्काउंट पर आपको दे दी, ठीक है। 700 की वस्तु थी, आपको 20% का उस पर डिस्काउंट मिल गया। यदि खुदरा विक्रेता को अंकित मूल्य पर बेचा जाए और आपने क्या किया, 700 पर आपको तो 20% के डिस्काउंट पर मिली है, ठीक है। लेकिन आपको ने क्या किया, 700 में ही दूसरे को बेच दी, ठीक है। आप तो डिस्काउंट पर लाए थे लेकिन आपने 700 पे ही दूसरे को बेच दी। अब बिना पेन उठाए से कैसे सॉल्व करेंगे, पहले वो सुन लेते हैं, फिर उसके बाद में डिटेल मेथड पर जाएंगे, ठीक है। 700 की कोई चीज़ थी, आपको 20% का डिस्काउंट मिला। सबसे पहले आप उसका मेन CP बताइए। 700 का 10% होता है कितना 70, तो 20% कितना होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो 70 दूनी 140, मतलब 700 की चीज़ पर आपको कितने का डिस्काउंट मिला है, 140 का मिला है, मतलब कह सकते हैं 560 में आप वो खरीद कर लाए हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, उसे 700 में बेच दिया, तो सीधी सी बात है आपको कितने का प्रॉफिट हुआ है, 140 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और वही आपका प्रॉफिट निकल कर आएगा। तो डायरेक्ट इसे कैसे करेंगे बिना पेन उठाए, मैं आपको समझा देता हूँ। ये आ जाएगा आपका कितना 140 रुपये का प्रॉफिट, ठीक है ना, और किस पर 560 रुपये पर, ठीक है। और गुणा में आप लगा दीजिए कितना 100, ठीक है। और इसे काट लीजिए, आपको बिल्कुल मिल जाएगा उत्तर एक लाइन में। 14 चौके कितना होता है 56, और जब आप 4 से इसे काटेंगे तो आ जाएगा कितना 25% का प्रॉफिट, यही आपका उत्तर होने वाला है, ठीक है। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप डिटेल मेथड में जाना चाहते हैं तो आप डिटेल मेथड में भी आप चले जाइए, ठीक है। कोई बात नहीं, बस आपका समय ही नष्ट होगा कुछ सेकंडों का, ठीक है। 700 रुपये की कोई वस्तु है, यदि आप उस पर 20% का डिस्काउंट ले रहे हैं तो आप कितने में बेच रहे कितने में ले आए होंगे,
80% में, ठीक है। 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट गए, आपका जो CP निकल कर आ गया वो निकल कर आ गया कितना 560, ठीक है। अब 560 रुपये की कोई वस्तु आप कितने में बेच रहे हैं, आप बेच रहे हैं कितने में 700 में, तो आप यहाँ पर देख लीजिए कितने का प्रॉफिट है 140 का प्रॉफिट। बाकी आप इसके आगे ऐसे ही करना है, ठीक है। उसके आगे प्रॉफिट ऊपर होगा, CP नीचे होगा, गुणा में 100 आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो विभाज्यता के नियम से आधारित है, ठीक है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 90, 18, 24 को पूर्णतः विभाजित करें, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इन ऑप्शनों की मदद लेनी है। सब लोग डिटेल मेथड पर जाते हैं, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपके लिए समय बताना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए कि किसका इन चारों का, किसमें इन तीनों में भाग जा रहा है, क्या बस वही आपका उत्तर होगा। 15 का भाग जा रहा है। सबसे पहले आपको बड़ी संख्या उठानी है, उसने क्या बोला है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 90, 180 और 240 में पूरा भाग जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे ये कहना चाहता है सबसे पहले बड़ी संख्या उठाइए 60, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या क्या है 60। 60 का भाग आपका 90 में नहीं जाता है, तो यह जो है आपका उत्तर नहीं होगा, ठीक है। यह जो है आपका उत्तर नहीं होगा। अब आगे चलते हैं, अब ले लेते हैं उससे बड़ी संख्या क्या दिख रही है 30। 30 का भाग क्या आपका 90 में जा रहा है, हाँ 30 का भाग 90 में जा रहा है, 180 में भी जा रहा है और 240 में भी जा रहा है। तो जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कितना, वो हो जाएगा आपका 30 आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। 30 ही वो आपकी संख्या होगी जो इन तीनों को काट देगी, ठीक है। तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं श्रीमान। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन है थोड़ा घुमावदार है, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बेस्ट तरीके के साथ बताऊंगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को इस प्रकार बांटता है, और यहाँ से क्वेश्चन आपके SSC GD 2025 में पूछा गया है, यदि आपने दिया हो तो आपको पता होगा। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को इस प्रकार बांटता है कि उसकी पत्नी के हिस्से और उसकी पुत्री के हिस्से का अनुपात तथा पुत्री के हिस्से और उसके पुत्र के हिस्से का अनुपात दोनों 1:4 हैं। यदि पत्नी को पुत्र से 5,000 रुपये कम मिलते हैं, ठीक है, यहाँ पर कम ज़्यादा जब भी बोले अंतर लेना है, ठीक है। तो पूरी संपत्ति का मूल्य हमें बताना है कितना है, ठीक है। जब भी आपको संपत्ति पता ना चले, आप या तो उसे X मान लीजिए, Y मान लीजिए, लेकिन मैं मानता हूँ क्या R, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ दूसरे तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप मान लीजिए कि आपके पत्नी, जो आपकी पत्नी है, पत्नी को मैं लिख देता हूँ क्या P है, P का जो हिस्सा है वो है आपका X, ठीक है। उसके बाद में आप बेटी को मान लीजिए क्या B का जो हिस्सा है वो है आपका कितना 4X, ठीक है। उसके बाद में पुत्र, तो पुत्र को क्या मान लेते हैं सन, और सन का हिस्सा है वो कितना है, वो है आपका 16X, ठीक है। तभी तो उसने बोला है, ऐसा उसने बोला है, ठीक है। आपके क्वेश्चन में ये सब आपसे बोला गया है, ठीक है, तभी मैंने आपको ये बताया है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि ऐसा कहाँ लिखा है, तो मैं आपको बता देता हूँ ऐसा कहाँ लिखा है, ठीक है। उसने क्या बोला है, यदि उसकी पत्नी का हिस्सा उसकी पुत्री के हिस्से का 1:4 है, ठीक है। यदि पत्नी का हिस्सा X है तो उसकी बेटी का हिस्सा कितना होगा 4X होगा, ठीक है। तो ये हो गया ना X या 4X, ठीक है। X को हम 1 भी लिख सकते थे, लेकिन X मानना जरूरी होगा, तभी आपका उत्तर आएगा, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर R मान सकते हैं, P मान सकते हैं, जो आपको मानना है वो आप मान लीजिए, ठीक है। अब उसके आगे उसने क्या बोला है, और उसके पुत्र यानी आपका सन का जो हिस्सा है वो आपकी पुत्री के हिस्से का 4 गुना है। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसका 4 गुना है ना 16, 4 का गुना कितना 16 है, ठीक है। तो ऐसे हमने रेशियो निकाला है, ठीक है। और आपको भी ऐसे ही करना है, पहले पूरा आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है क्या बोल रहा है, फिर उसके आगे आपको सॉल्व करना है। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, उसने क्या बोला है, इस प्रकार बंटवारा किया कि उसने पत्नी के हिस्से और उसकी पुत्री के हिस्से का अनुपात 1:4 है। यदि पत्नी का हिस्सा 1 है तो उसकी पुत्री का हिस्सा कितना होगा 4 होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। और पुत्री के हिस्से और उसके पुत्र के हिस्से का अनुपात 1:4 है। यदि उसकी पुत्री का अनुपात 1 है तो उसके पुत्र का अनुपात कितना होगा 4 गुना होगा। तो 4 का 4 गुना कितना होता है 16 होता है, ठीक है। तो ऐसे हमने कर लिया है, ठीक है। अब उसने आगे क्या बोला है, उसने बोला है कि यदि पत्नी को पुत्र से 5,000 रुपये कम मिलते हैं, यदि पत्नी को पुत्र से 5,000 रुपये कम मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर 16X में से जब आप X घटाएंगे तो कितना बचेगा, आप बोलेंगे 15 बचेगा, ठीक है। और यही हमारा ऐसे ही हमारा उत्तर निकलने वाला है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आप यहाँ पर अंतर देख लीजिए, तो आपको मिल जाएगा कितना 15X का अंतर है, 15X का अंतर है, जबकि वो बोल रहा है कितने का 5,000 का, 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक काम और करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इन तीनों को जोड़ना भी होगा, तो यह जाएगा आपका X प्लस 4X प्लस 16X। यहाँ पर जो कुल संपत्ति बनी वो कितनी बनी 21X, ठीक है। अब आगे क्या होगा, अब उसने बोला क्या था हमसे कि पूरी संपत्ति का हमें मूल्य बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, मैं यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ, यह आ जाएगा आपका 15X बराबर आ जाएगा कितना आपका 5,000, 1 2 3 प्रश्न अनुसार। तो X बराबर कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 1 2 3 5,000 और बटे में आ जाएगा आपका 15। उसने पूछा क्या है आपसे, पूछा है आपका पूरी संपत्ति तो आपकी ये रही कितनी 21X, बस 21 का यहाँ पर गुणा कर दीजिए, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 5 से जाएगा आपका कितनी बार 3 बार, ठीक है। और 3 से जाएगा ये कितनी बार, 3 से जाएगा ये आपका कितनी बार 7 बार, ठीक है। तो 7 का गुणा जब 3 जीरो में होगा तो ये कितना बन जाएगा 1 2 3, यही आपका उत्तर हो जाएगा। मतलब कुल संपत्ति जो है भाई साहब की वो 7,000 थी। बहुत बड़ी संपत्ति ये बांट रहे हैं, जो कि 3 हिस्सों में बांट रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
एक त्रिभुज की अंत त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 343 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? ठीक है, तो इसमें जो आपका फॉर्मेट होता है वो होता है आपका, मैं अलग तरीके से सॉल्व कराता हूँ, कैसे आपको करना है मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है, आपको पता होगा कि क्षेत्रफल बराबर होता है आपका अंत त्रिज्या, ठीक है, अंत त्रिज्या, और गुणा में होता है आपका 1/2। बस आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई फॉर्मेट मतलब सूत्र रखना है, बस आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम कैसे रखेंगे? क्षेत्रफल आपको दिया गया है कितना? 343 बराबर में अंत त्रिज्या कितनी दी गई है? 7 गुणा 1/2। ठीक है, अब इसे हम काट लेंगे तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, 7 से इसे काट लेते हैं। 7 7 चौके उठा कितना? 28 बचेगा आपका, कितना बचेगा आपका? 28 और 6 बचेगा। 7 से जाएगा ये आपका 9 बार। ठीक है ना, और उसके बाद में त्रिज्या का परिमाप निकालना है ना हमें, तो उसके बाद में इस 2 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो ये बराबर आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा आपका 98। 49 का दुगना कितना होता है? वो होता है आपका 98। यही हमारा उत्तर होने वाला है। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये बस आपको सूत्र बस याद होना चाहिए। मेंसुरेशन से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको सूत्र आधारित ही होंगे। ठीक है, आपको केवल सूत्र याद होना है, फॉर्मेट याद रखना है और आप उसमें रख दीजिए मान, आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये जो क्वेश्चन है ये आपको लग रहा होगा मेंसुरेशन का है, लेकिन आपको सही लग रहा है मेंसुरेशन का ही है, लेकिन इसे हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। 18 मीटर और 24 मीटर लंबे 2 तारों को बराबर लंबाई के टुकड़ों में काटा जाना है। प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चनों में करने के लिए क्या होता है, आपको पता है 18 मीटर और 24 मीटर लंबे 2 तारों को बराबर लंबाई के टुकड़ों में काटा जाना है। प्रत्येक टुकड़े की लंबाई अधिकतम ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये शब्द मिला ना आपको, अधिकतम, बस यहीं से काम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको उठानी है सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, 12 का भाग 18 का भाग क्या 18 में जाता है? हाँ जाता है। ठीक है, और 18 का भाग क्या 24 में जाता है? आप बोलेंगे नहीं जाता है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। आगे चलते हैं, सबसे बड़ी संख्या उठानी है। अब यहाँ पर 18 के बाद कौन सी बड़ी संख्या है? 12 है। क्या 12 का भाग 18 में जाता है? नहीं जाता। क्या 12 का भाग 24 में जाता है? हाँ जाता है। तो इसमें आपका ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब उसके बाद में बड़ी संख्या कौन सी? 8 है। 8 का भाग क्या 18 में जाता है? नहीं जाता, तो यहाँ पर यही गलत हो गया। अब एक ही हमारा ऑप्शन बचा है, वो है 6। 6 का भाग 18 में भी जाता है, 6 का भाग 24 में भी जाता है, तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा आपका 6। अब आपको मैं बता दूं ये मेंसुरेशन का तो है ही, इसमें आपकी विभाज्यता का नियम भी लग रहा है, मतलब बोलें तो आपका एचसीएफ आपको इसमें निकालना था। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एचसीएफ निकालना था। ठीक है, एचसीएफ निकालना था इस क्वेश्चन में, और आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। तब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप सिंपल तौर पर इसे बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं, आंखों ही आंखों में। ठीक है ना गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और मैं, यदि आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं और मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादातर चीज़ें आंखों आंखों में सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने अपने धन का 18% खो दिया। ठीक है, माना उसके पास 100% धन था। हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। भाई साहब ने क्या किया? 18% घुमा दिया, तो अब उसके बाद कितना बचा? आप बोलेंगे 82%। ठीक है, 18% उसने घुमा दिया तो कितना बचा? 82%। ठीक है, अब उसके बाद में उसका भी शेष 87% खर्च कर दिया। अब जो 82% बचा था ना, उसका भी उसने 87% खर्च करने के बाद अब उसके जेब में केवल 122 शेष बचे हैं। उसके पास प्रारंभिक में कितना पैसा था? अब वही वन लाइनर तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। माना भाई साहब के पास 1 रुपये पैसे थे। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने क्या किया? 18% खो दिया। तो 18% खो दिया, जब भी ऐसा शेष शब्द आपको देखने को मिले, आपको बस ऐसे ही वन लाइनर तरीके से करना है। 18% खो दिया तो बचा कितना होगा? 82 बटे आपका 100। अब उसके बाद में ये उसके पास 82% बचा है। अब उसने क्या किया? 82 का भी 87% खर्च कर दिया। यदि इसका 87% खर्च कर दिया तो कितना शेष बचा? आप बोलेंगे 13 बचा, लेकिन परसेंट में बता रहा हूँ। लेकिन अब पैसों में उसके पास कितने बचे हैं? 122 रुपये ही शेष बचे हुए हैं। ठीक है, तो अब उसके पास पहले कितनी राशि थी? अनुमानित का अर्थ क्या होता है? अनुमानित का अर्थ होता है आपका एप्रोक्स मान। एप्रोक्स हमें मान बताना है कितना होगा इसका। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? इसमें आपको गुणा करके देखना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। ठीक है, तो इसमें हम गुणा करेंगे। सबसे पहले इसका ये आपका तिरक गुणा हो जाएगा। किसका? 100। ये 100 है ना, 1000। 100 गुणा 100 कितना हो जाएगा आपका? 10,000। ये जीरो आपके यहाँ पर आ जाएंगे, तो सबसे पहले आपका काम रहेगा तिरक गुणा आपको करना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं यहाँ पर? ए गुणा 13 का गुणा जब 2 में करेंगे, 13 दूनी होता है आपका कितना? 26। 13 8 104 और 2 106। 106। ठीक है, आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, फिर से लिख देता हूँ एक बार। यह आ जाएगा आपको 106 और ये आपका 6। ठीक है, और बराबर में आ जाएगा कितना? 122 और 1 2 3 4। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका ए बराबर, ये संख्या है ना 1066, ये आ जाएगी आपकी कहाँ? भाग में। ये आ जाएगी आपका 100
मतलब 1066। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है आपको अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। अब 1066 सबसे पहले आप देखिए 1220, इस साइड के ये 3 अंक छोड़ दीजिए, ठीक है। 1220 है, यहाँ पर आपका 1066 है, तो सबसे पहले आपको देखना है क्या एक बार इसका भाग जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो जाएगा कितनी बार, एक बार भाग। अब 1220 में से जब आप 1066 घटाएंगे तो कुछ संख्या बचेगी, फिर आपका एक बार जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको सॉल्व करके देख लेना है, और थोड़ी जगह नहीं है तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना, या जो आपका उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 1144.5, ठीक है। नहीं तो मैं आपको कैलकुलेशन करके बता देता, ठीक है। और इसका कोई उपाय नहीं है, आप 2 से भी भाग करके देख सकते हैं, संख्या छोटी भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और फिर आपके सामने जैसा भी हो आप कर लेना, ठीक है ना। इतना बस आपको काम करना है, इसका मल्टीपल आपको भाग करके बस देख लेना है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब है जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका एफिशिएंसी आपको निकालनी है इसमें, ठीक है। यदि 4 पुरुष या 8 महिलाएं किसी काम को 12 दिनों में कर सकती हैं, तो 9 पुरुष और 6 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में कर सकती हैं, ठीक है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले आपको क्षमता निकालनी है, एफिशिएंसी आपको निकालनी है, ठीक है। उसने क्या, आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 4m बराबर, यहाँ पर लिख लेंगे 8 फीमेल, ठीक है। प्रश्नानुसार दिया गया है। अब मैंने 12 इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि दोनों तरफ कॉमन है, तो कॉमन कट जाएगा, ठीक है। तो इसकी टोपी उसके स्वर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका मेल और फीमेल का रेशियो, क्षमता का रेशियो, ठीक है। मेल के सामने कितना लिखा है, आप बोलेंगे 8, और फीमेल के सामने कितना लिखा है 4, ठीक है। इससे निकल कर आ जाएगी क्या, क्षमता। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। ये आ जाएगी आपकी क्षमता। तो अब इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो ये आ गई आपकी क्षमता निकल कर, ठीक है। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। उसने बोला क्या है, उसने बोला है कि आपका 9 पुरुष और 6 महिला कितने दिनों में करेंगी। सबसे पहली बात, 4 पुरुष किसी एक को ले लीजिए, या तो 4 पुरुष को ले लीजिए या 8 महिला को ले लीजिए। यदि 4 पुरुष 12 दिन में करते हैं, यदि आप चाहें तो 8 पुरुष 8 महिलाओं से 12 दिन में भी काम करा सकते हैं, ठीक है। तो 4 पुरुष, और क्षमता कितनी दी गई है पुरुष की, 2 की क्षमता से कितने दिन में, 12 दिन में काम करते हैं, ठीक है। उसने बोला क्या है, 9 पुरुष। अब यहाँ पर 9 पुरुष, यदि 9 पुरुष हैं, उनकी एक की क्षमता 2 है, तो कितने हो गए, ये हो गए आपके 18 काम करेंगे। और 6 महिलाएं प्लस का आपका 6 महिलाएं हैं, और उनकी क्षमता कितनी है, 1, तो ये कितना काम करेंगी, ये करेंगी आपका 6, तो यहाँ पर कितना हो गया, ये हो गया आपका 24, ठीक है। ये आपका रफ कार्य है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, 24 कितने दिन में करेंगी, ये अब हमें बताना है, ठीक है। बस हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे, हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। तो क्या होगा, 12 दूनी 24 होता है, और ये आपका 2 से ये आपका 2 कट जाएगा, तो x बराबर 4 दिन, 4 दिन में ये काम हो जाएगा। ये आपका उत्तर होने वाला है, ठीक है। अब आप चाहें तो आपको शायद ये समझ में नहीं आएगा कि मैंने 12 क्यों नहीं लिखा। अब देखो 4m, या गुणा में 12 लिखता, और यहाँ पर 8 फीमेल और गुणा में 12 लिखता, तो उससे 12 से 12 तो आपके कट जाती। और उन्होंने बोला ही प्रश्न में, यदि 4 पुरुष या 8 महिलाएं, या तो 4 पुरुष से काम करा लो या 8 महिलाओं से काम कर लो, दोनों 12 दिनों में ही करेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है विदिन, मतलब ज़्यादा आपको समय नहीं लेना है ऐसे क्वेश्चनों के लिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज के आधार में 60% की वृद्धि की जाती है। हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, 60% बढ़ा दी यानी 160 कर दी। उसके क्षेत्रफल को बनाए रखने के लिए उसकी ऊंचाई कितनी कम की जानी चाहिए, ठीक है। तो आप ये बताइए, यदि कोई चीज़ 100 है और आपने उसे 60% बढ़ा दी, तो कितनी हो गई, 160। अब उसके क्षेत्रफल में हमें कमी, मतलब समान करना है, उसी क्षेत्रफल को बनाए रखने के लिए उसकी ऊंचाई में कितनी कमी करनी चाहिए, तो आप बोलेंगे जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 160 से 100, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कितने की कमी करनी होगी, तो आप बोलेंगे यहाँ पर हमें 60 की कमी करनी होगी क्षेत्रफल को समान बनाए रखने के लिए। लेकिन कमी किस पर होती है, कमी होती है समान, मतलब सीपी, मतलब मूल संख्या पर होती है, ठीक है। मैं सीपी बोल रहा हूँ, मूल संख्या पर आपकी कमी होगी। तो यह आ जाएगा आपका 60 बटे 160, गुणा में आ जाएगा आपका कितना, 100। तो यह आ जाएगा आपका कितना, 1 जीरो से आपका 1 जीरो ये कट गया। अब उसके बाद में यहाँ पर संख्या कितनी बन गई, 600 बटे में आपका 16। अब 16 की कितना होता है, आप बोलेंगे 48, तो 16 48 बचेगा कितना, 12, और 16 के बाद जाएगा ये आपका 7 बार, ठीक है। 16 के बाद में आ जाएगा आपका कितनी बार, 7 बार। तो आप देख लीजिए कौन सा हमारा ऑप्शन है, तो एक ही हमारा ऑप्शन है जो ऐसे मैच कर रहा है, वो हमारा ऑप्शन नंबर 1। तो यही आपका उत्तर होने वाला है, ठीक है। परसेंटेज का सवाल है, और ऐसे आपके मेंसुरेशन से पूछे जाते हैं परसेंटेज में भी, ठीक है। इसलिए आपको ये सवाल भी करके जरूर जाना है। तो गाइस यहीं पर हमारे सवाल होते हैं एंड, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन है, मतलब होमवर्क है। 2.5 वर्ष की अवधि के लिए 4.5% वार्षिक दर से 2,52,500 की राशि में कितनी होगी यदि राशि साधारण ब्याज पर निवेश की जाए, ठीक है। यह आप उत्तर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आपको जरूर बताना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब इसमें उत्तर लिखा है, ये सब मैंने मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, वहीं से उठाया, ताकि आपको भी ना लगे कि मैं कुछ अपने मतलब मन से क्वेश्चन ले रहा हूँ। नहीं, जो पेपर में आ चुके हैं वही क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, और इसी लेवल के आपको भी मिलेंगे, ठीक है। बस संख्या बस आपको चेंज होने वाली है। कमेंट में आपको इसका उत्तर जरूर बताना है, ठीक है। कमेंट में इसका उत्तर आप जरूर बताएं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, ये आपका प्रैक्टिस सेट जो है दूसरा है, ये आपका प्रैक्टिस सेट दूसरा है, ठीक है। तो यदि आप चाहें तो आगे भी ज्वाइन कर सकते हैं, यदि आपको पढ़ाने का तरीका आपको बेहतर लगे, आपके काम का लगे तो, ठीक है। सेशन यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें। और मेन बात, आपको
पीडीएफ के लिए हमारा जो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। आपको जैसा कि मैंने हल कराया ना, ज्यों का त्यों आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जैसे मैंने हल कराया, ठीक है। यही बोर्ड पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर डल जाती है, आप जाकर वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। सारी पीडीएफ वहीं मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो और सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। और जी के पढ़ना चाहते हैं पीवाईक्यू, उसकी भी क्लास आने वाली है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। इसकी पीडीएफ आपको पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी।